बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो स्टेप है आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेस्टाइन से ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हो गई, हेपेटिक पोर्टल वेन से ये कहाँ जा रही है? लिवर की तरफ। लिवर में जो मेटाबोलाइज होना था वो हो गया। अब लिवर से ये जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड में हमारे पास सारी ड्रग आ गई जितनी आनी थी आफ्टर मेटाबॉलिज्म। अब ये जो ड्रग है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आई है, जो ब्लड में ये ड्रग आई है, इस ड्रग ने अब कहाँ जाना है? टिश्यूज़ की तरफ। बॉडी में हर एक सेल के पास, हर एक टिश्यू के पास इस ड्रग ने पहुँचना है। तो कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, किन किन मेथड से जाएगा? इस मेथड को हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करेंगे। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर द बॉडी टिश्यू। कि ब्लड क्या, ड्रग क्या करता है? रिवर्सिबली यहाँ से ब्लड से जाएगा, हमारी जो ड्रग है वो यहाँ से आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, देन यहाँ से फिर कहाँ? सेल्स में आएगा। सेल्स में अपना एक्शन वगैरह शो करके अगेन ये क्या करेगा? फिर यहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, देन फिर कहाँ? ब्लड की तरफ, और फिर कहाँ जाएगा? लिवर की तरफ फॉर मेटाबॉलिज्म, एंड देन यहाँ से ये क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा। तो अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग जो है वो इस ब्लड से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करती है। सबसे पहला जो फैक्टर है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का वो है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो पे ये जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करता है। सेकंड, ये कैपिलरी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैपिलरी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। थर्ड जो फैक्टर है जिस पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है वो है बाइंडिंग टू प्रोटीन्स। बाइंडिंग टू प्रोटीन्स, चाहे वो प्लाज्मा प्रोटीन है या टिश्यू प्रोटीन्स है, जिसके साथ हमारी ड्रग क्या करती है? बाइंड करती है। फोर्थ जो स्टेप है वो लिपोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है। फोर्थ जो फैक्टर है जिस पे हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है वो है लिपोफिलिसिटी। फिफ्थ जो फैक्टर है वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन फैक्टर्स पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है। कि अब हम लोगों ने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के इन फैक्टर्स को अलग अलग करके डिस्कस करना है कि कैसे ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले जो फर्स्ट फैक्टर है वो है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो पे कैसे डिपेंड करती है? ब्लड फ्लो पे इस तरह डिपेंड करती है, हमें पता है कि हमारे पास कुछ ऑर्गन्स हैं, लाइक लंग्स है, ब्रेन है, किडनी है। इनकी तरफ हर वक्त जो है वो ब्लड एक कांस्टेंट अमाउंट में इनकी तरफ फ्लो करता है। लंग्स, ब्रेन और किडनी की तरफ कांस्टेंट अमाउंट में इनकी तरफ क्या करता है? ब्लड फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि लंग्स ने हमें ऑक्सीजनेशन करनी होती है तो इसकी तरफ भी ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है। ब्रेन ने क्या करना है? ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई मस्ट है, तो इसको कांस्टेंट न्यूट्रन, एक जैसे न्यूट्रन की सप्लाई होती है हर एक टाइम, हर वक्त इसको एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो मिलता रहता है, क्योंकि इसकी एक नीड है, ऑक्सीजन का एक नीड है जो इसको मस्ट चाहिए होता है। न्यूट्रॉन्स का एक बैलेंस, ग्लूकोज इसको हर वक्त, ये ब्रेन जस्ट ग्लूकोज यूज़ करता है, इसको ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ये हर वक्त काम करता रहता है। तो ब्रेन की तरफ भी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो फ्लो करता रहता है। किडनीज़ में क्या होता है? किडनीज़ ने हमें पता है फिल्ट्रेशन करनी है, तो हर एक बीट के साथ जब भी हार्ट जो है वो पंप करता है, हर एक बीट के साथ इन किडनीज़ को, दोनों किडनीज़ को 20% ब्लड जो है वो पंप होता रहता है हार्ट की तरफ से। क्यों? क्योंकि इसने क्या करना होता है? फिल्ट्रेशन करनी होती है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन करनी होती है, इन ऑर्गन्स की तरफ ब्लड ज़्यादा फ्लो करता है। तो अब जब हमारे ब्लड है, ड्रग उसमें, हाँ, ड्रग हमारी कहाँ पे है? आफ्टर लिवर, ये मेटाबॉल फर्स्ट पास इफेक्ट, ड्रग हमारी कहाँ पे? ये ब्लड में ना, ड्रग हमारी अब इस ब्लड में। तो यहाँ से ये जो ड्रग ब्लड में है ये कहाँ पे ज़्यादा जाएगी? उन ऑर्गन्स की तरफ जिस साइड क्या है? ब्लड फ्लो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू। जो स्केलेटल मसल्स जो हैं इनकी तरफ ब्लड फ्लो क्या होगा? कम है। क्यों कम है? अगर चले बंदा अगर एक्सरसाइज में नहीं है, रेस्टिंग कंडीशन में, तो एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर स्केलेटल मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। अब एक्सरसाइज नहीं कर रहा, रेस्टिंग कंडीशन में, तो इन सेल्स की तरफ जो है ब्लड फ्लो बहुत कम है। तो अब ब्लड जो ड्रग फ्लो है वो भी इन टिश्यूज़ की तरफ कम होगी ना, क्योंकि इनकी तरफ ब्लड फ्लो जो कम है।
तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस साइड ज़्यादा होगी? जिन ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा है। जिन ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो कम है उस साइड ब्लड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगी? कम होगी। सेकंड जो स्टेप है फैक्टर है वो है कैपिलरी परमिएबिलिटी। हमारी जो फर्स्ट सेकंड कैपिलरी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। हमारा जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है? कैपिलरी परमिएबिलिटी पे। लिवर और स्प्लीन में कैपिलरीज का स्ट्रक्चर कैसा है? ये कैपिलरी है, इसकी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या है? एंडोथेलियल सेल्स। ये कैपिलरीज में ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है? एंडोथेलियल सेल्स ना। तो लिवर और स्प्लीन में बाकी जो कुछ ऑर्गन्स हैं उनमें क्या होता है? एंडोथेलियल सेल्स में इस तरह के गैप्स होते हैं जिसे क्या बोलते हैं? स्लिट जंक्शन। तो अब अगर यहाँ से ड्रग फ्लो कर रही है इस ब्लड में यहाँ से, तो ये ड्रग इजली इस स्लिट जंक्शन से पास करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगी, देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहाँ आएगी? सेल्स वगैरह में। तो ये तो इजी हो गया। लेकिन हमें पता है कि हमारी जो ब्रेन की कैपिलरी है उसकी स्ट्रक्चर जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो ऐसे टाइटली पैक है, ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे टाइटली पैक है। यहाँ पे कोई स्लिट जंक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अब जब ड्रग यहाँ से पास करेगी तो वो कैसे पास करेगी? वो यहाँ से पास नहीं कर सकती स्लिट जंक्शन से, क्योंकि यहाँ पे स्लिट जंक्शन ही नहीं है। तो यहाँ से अब ड्रग कैसे पास करेगी? अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो तो बिल्कुल भी पास नहीं करेगी। अगर यहाँ पे स्लिट जंक्शंस होते तो हाइड्रोफिलिक ड्रग यहाँ से पास कर सकती। जैसे यहाँ से ना इधर से अगर ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक है वो स्लिट जंक्शन से पास करेगी, अगर लिपोफिलिक है तो वो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर से ऐसे पास करेगी। लेकिन यहाँ पे अगर ड्रग हाइड्रोफिलिक है ब्लड ब्रेन बैरियर में ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक है तो वो कैसे पास करेगी? यहाँ पे स्लिट जंक्शंस ही नहीं है तो ड्रग मूव यहाँ से पास नहीं करेगी। और एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन से भी ऐसे पास नहीं कर सकती क्योंकि ये ड्रग क्या है? हाइड्रोफिलिक है। इसके अलावा अगर हमारे पास ये ड्रग लिपोफिलिक होती तो वो स्लिट जंक्शन तो नहीं है हमारे पास, तो अगर लिपोफिलिक होती तो फिर ये क्या करती? ये इन सेल्स के मेम्ब्रेन के अंदर से ऐसे पास करती। ये जो एंडोथेलियल सेल्स है ना, लिपोफिलिक ड्रग ऐसे इसके अंदर से ऐसे इसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करती। कि स्लिट जंक्शन तो नहीं है हमारे पास। अगर हाइड्रोफिलिक है तो उसके लिए अगर स्लिट जंक्शन होते तो यहाँ से पास कर लेती, लेकिन वो अब इन लिपिड मेम्ब्रेन को ये पास नहीं कर सकती ब्लड ब्रेन बैरियर में, यहाँ से एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। लिपोफिलिक ड्रग जो है वो ऐसे क्रॉस कर सकती है एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन को। तो ब्लड ब्रेन बैरियर में ऐसे होता है। तो लीवोडोपा जो है वो हमारे पास एक ड्रग है, वो कैसे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है? वो उसके लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में। ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे बना होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर ये वो कैपिलरीज हैं जिनमें ये जो सेल्स एंडोथेलियल सेल्स वो टाइटली ऐसे पैक होते हैं, कोई स्लिट जंक्शन नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, या फिर लिपोफिलिक ड्रग जो है इस एंडोथेलियल सेल को ऐसे क्रॉस कर जाती है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अब किस चीज़ पे भी डिपेंड करती है? कैपिलरी परमिएबिलिटी पे भी। थर्ड जो फैक्टर है वो बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड टिश्यू प्रोटीन्स। बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड टिश्यू प्रोटीन्स जैसे ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में आती है आफ्टर फर्स्ट पास इफेक्ट। ये कहाँ पे आती है? ब्लड में आती है। बायो अवेलेबिलिटी में क्या होता है? सारी या फिर जितनी आनी होती है ड्रग ने वो आ गई उसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड हमारी आ गई। अब अगर ड्रग जो है वो हाइड्रोफिलिक है, सही है, वो तो प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है ना ज़्यादातर। हाइड्रोफिलिक ड्रग है तो वो सही है, वो तो खुद बहुत मूव कर रही है। अगर हमारी जो ड्रग है वो लिपोफिलिक है तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्बुमिन। ये एल्बुमिन है, ये क्या करती है? लिपोफिलिक ड्रग्स को अपने साथ ऐसे बाइंड करती है। ये क्या है? हमारी ड्रग को मैं स्टार से शो करती हूँ। ये एल्बुमिन है, एल्बुमिन के साथ ये हमारी ड्रग इसने क्या कर दिया? बाइंड कर दी। कौन सी ड्रग है? लिपोफिलिक। एल्बुमिन ये प्रोटीन्स हैं। इस प्रोटीन ने अब इस ड्रग को अपने साथ बाइंड करवाया और जहाँ पे इसने जाना होता है हर एक सेल, हर एक टिश्यूज़ के पास, तो ये क्या करता है? एल्बुमिन इसको वहाँ तक लेके जाता है और ख़ुद एल्बुमिन क्या करता है? वापस जो है वो ब्लड में आ जाता है। तो एल्बुमिन क्या करता है? इसको कैरी करता है फुल सिस्टमिक सर्कुलेशन में।
अगर ये अटैचमेंट एल्बुमिन की और ड्रग की स्ट्रॉन्ग है तो ये जो ड्रग है इसको ईजिली नहीं छोड़ेगा एल्बुमिन इसको टाइटली अगर इसने कैच किया हुआ है तो इस ड्रग को ये ईजिली जो है वो नहीं छोड़ेगा बाहरी की तरफ, सेल एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड की तरफ, टिश्यूज़ की तरफ। अगर ये जो बाइंडिंग है वो क्या है ड्रग और एल्बुमिन की, वो ज़रा क्या है वीक है, तो ये जो ड्रग है ये इसको एल्बुमिन ईजिली जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और टिश्यूज़ में रिलीज़ कर देगा। तो बाइंडिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग है तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कम है, अगर बाइंडिंग वीक है तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ज़्यादा है। अब ड्रग जो है वो टिश्यूज़ में चले आ गई। टिश्यूज़ में जब आती है तो यहाँ पे ये जो ड्रग है या तो ये लिपिड्स के साथ बाइंड करती है या न्यूक्लिक एसिड के साथ या प्रोटीन्स के साथ। यहाँ पर भी ये ड्रग जो है आके लिपिड, न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती है। अपने मतलब फिजियोलॉजिकल एक्शन इसने शो करना होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसने शो करना होता है। तो यहाँ पर एक्शन इसने शो कर दिया। अब फिर क्या करेगा, ये वापस यहाँ से एक्सक्रीट होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा, देन ब्लड में, देन ये क्या हो जाएगा एक्सक्रीट हो जाएगा लिवर के थ्रू। अगर ये अटैचमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है ड्रग और इस प्रोटीन की या लिपिड की, न्यूक्लिक एसिड की, तो ये जो ड्रग है ज़्यादा अरसे के लिए कहाँ रहेगा, सेल्स के अंदर रहेगा। अगर ये बॉन्डिंग जो अटैचमेंट है ड्रग और प्रोटीन की या फिर लिपिड की या फिर न्यूक्लिक एसिड की, ये जो बाइंडिंग ये वीक है तो ये जो ड्रग है ये इजीली अपना बस एक दफ़ा काम अपना एक्शन शो करेगा, देन इजीली यहाँ से रिलीज़ होके क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा ये जो ड्रग है हमारी। तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, बाइंडिंग पे भी। अगर कभी कभार ऐसे होता है कि जो ड्रग और ये जो सेल में जो प्रोटीन्स वगैरह हैं इसकी अटैचमेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो क्या होता है कि हम टॉक्सिसिटी हो जाती है ड्रग की। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर तक जो है ड्रग अंदर रहती है और ज़्यादा अमाउंट में ये जब स्टोर हो जाती है तो अंदर ये क्या टॉक्सिसिटी भी शो कर सकती है। तो ये जो बाइंडिंग है प्रोटीन्स के साथ ड्रग की, इसको क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, ताकि ईज़िली जो है यहाँ से आए और ईज़िली वापस भी यहाँ से क्या हो जाए, रिलीज़ हो जाए। तो इस चीज़ पे भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है। फोर्थ जो फैक्टर है वो है लिपोफिलिसिटी। फोर्थ फैक्टर क्या है, लिपोफिलिसिटी पे भी डिपेंड करती है। अगर हमारी जो ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो है वो ईज़िली जो है पास नहीं कर सकती, वो इंटेस्टाइन से भी ईज़िली पास नहीं कर सकती। हमारी जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो जब ब्लड में आती है, ब्लड से अगर यहाँ पे स्लिट जंक्शंस हैं तो वो तो चले पास कर जाएगी यहाँ से। अगर स्लिट जंक्शंस नहीं है, लाइक ब्लड ब्रेन बैरियर में स्लिट जंक्शन नहीं है, तो वहाँ से ये ड्रग कैसे पास करेगी, हाइड्रोफिलिक नहीं पास कर सकेगी ना। तो लिपोफिलिक जो ड्रग है वो ईजिली जो है वो इन सेल्स को क्रॉस कर जाएगी, इनके मेम्ब्रेन्स को। तो लिपोफिलिक जो ड्रग्स हैं इनकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग। और ये जब एंडोथेलियल सेल को क्रॉस करेगी फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगी, तब अगर ये सेल्स को भी क्रॉस करेगी ना, तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी ये जो ड्रग है ये क्या हो, ये लिपोफिलिक हो, ताकि ईजिली ये जो सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करे और अंदर जो है वो पहुंच सके। अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो ये क्या करेगी, इन सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन तब ज़्यादा होगी जब ड्रग की नेचर क्या होगी, लिपोफिलिक होगी। फिफ्थ जो फैक्टर है वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है लार्ज फैक्टर है। ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये है क्या चीज़, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द फ्लूइड वॉल्यूम डेट इज़ रिक्वायर्ड टू कंटेन द एंटायर ड्रग इन बॉडी एट द सेम कंसनट्रेशन मेजर इन प्लाज्मा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये वो वॉल्यूम है बॉडी का, हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है ना, चाहे वो कहाँ पे ब्लड में है, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, चाहे वो कहाँ पे है इन टिश्यूज़ में है, इस फुल फ्लूइड को मिला के इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ड्रग आई है कहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हम लोगों ने मेजर करना है, ये है क्या चीज़, इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। ड्रग आती है ब्लड में, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ब्लड में आई, प्लाज्मा में आई ना, तो यही ड्रग जब हमारे पास इधर भी इतनी हो, यहाँ पे भी इतनी हो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में और प्लाज्मा में सेम कंसंट्रेशन में पाई जाए,
तो तब हम कहेंगे, तब इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको चेक हम कैसे करते हैं, जब ड्रग को हम लोग इंजेक्ट करते हैं तब हम लोग उसकी जो अमाउंट हम लोगों ने इंजेक्ट की होगी, लाइक 100 मिलीग्राम इंजेक्ट की है, और जो अमाउंट हमें इस प्लाज्मा से मिलेगी किसी भी टाइम, इससे हम लोग फिर उन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करके हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो बॉडी के कितने फ्लूइड में ये जाके डिज़ोल्व हुई। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, होल बॉडी का फ्लूइड है। हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है ना, उसमें जाके हमारी जो ड्रग है जो हम लोगों ने खाई है वो हमारी बॉडी के कौन से कितने फ्लूइड में जाके अंदर जो है वो डिज़ोल्व हुई है। वो प्लाज्मा फ्लूइड में जस्ट आई है, वो जस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आई है, या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी आई है। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जो है फिर वो फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए एक इक्वेशन है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वी डी इज इक्वल टू द ड्रग एडमिनिस्टर in body divided by C naught, the amount of drug in desired plasma level, the amount of drug in desired plasma level at any time। किसी भी टाइम जब हम लोग क्या करेंगे, C naught क्या है, amount of drug in desired plasma level at टाइम 0। किसी भी टाइम जब हम लोगों ने ड्रग जो है वो इंजेक्ट की है, या पैरेंटल वे से या फिर ओरल वे से हम लोगों ने ड्रग ली है। जैसे हम लोगों ने 100 मिलीग्राम ड्रग ली है और हमें 10 मिलीग्राम, फिर हम लोगों ने थोड़ी बाद प्लाज्मा लिया उस बंदे का, उसमें हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे ड्रग जो थी वो कितनी थी, 10 मिलीग्राम। ये क्या है, C naught है, और ये क्या है, द एडमिनिस्टर्ड ड्रग जो हम लोगों ने बंदे को दी है, ये वो ड्रग है, और ये जो प्लाज्मा में हमें मिली है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10। तो ये क्या है, 10 लीटर। वी डी इज इक्वल टू वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का यूनिट तो लीटर होता है, तो 10 लीटर। तो 10 लीटर क्या है, इस ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस ड्रग का 10 लीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने से पहले ये ज़रूरी है हमें पता हो कि हमारी बॉडी में कितना फ्लूइड है। हमारी बॉडी में टोटल 42 लीटर क्या है, फ्लूइड है, जिसमें 4 लीटर जो है वो कहाँ पे है, प्लाज्मा में। 4 लीटर प्लाज्मा में है, 10 लीटर जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसे बोलते हैं, और 28 लीटर जो है वो हमारा कहाँ पे है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल्स के बाहर पाया जाता है, और प्लाज्मा जो ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो टोटल कितना फ्लूइड हुआ, 42 लीटर। अब हम लोग ड्रग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे वो लास्ट में करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम कुछ जो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो वो डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कब ज़्यादा कब जो है वो कम होगा, सबसे वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द वाटर कंपार्टमेंट्स इन द बॉडी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन into the water compartments in body। अब ये जो ड्रग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। प्लाज्मा, सबसे पहले प्लाज्मा कंपार्टमेंट। अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ना 4 लीटर आई, अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या आई, 4 लीटर आई, तो इसका मतलब ये है, मैंने क्या कहा, प्लाज्मा में फ्लूइड कितना है, 4 लीटर, और हमारी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू भी क्या आई, 4 लीटर। तो इसका मतलब ये हमारी जो ड्रग है वो जस्ट प्लाज्मा में ही है, वो इस प्लाज्मा से कैपिलरीज से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और टिश्यूज़ की तरफ नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि जैसे हमारे पास ड्रग है हेपरिन का मालिक्यूलर वेट ही इतना ज़्यादा है, साइज़ ही इतना ज़्यादा है कि वो जो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान जो स्लिट जंक्शंस है इसको ऐसे क्रॉस ही नहीं कर सकता, यहाँ से ऐसे अंदर आ ही नहीं सकता। तो साइज़ इसका बहुत बड़ा है, तो ये क्या करता है, ये जस्ट प्लाज्मा में ही रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंटर सेलुलर फ्लूइड में ये इंटर नहीं हो सकता। तो इस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 4 लीटर, बहुत कम है। सेकंड जो
वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम लोग इसको जब फाइंड करेंगे, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अब अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास कितना आया 14 लीटर, 14 लीटर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 14 लीटर आया। इसका मतलब ये है 4 लीटर कहाँ का है, प्लाज्मा का, 10 लीटर किधर का है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। तो 14 लीटर का मतलब ये है कि हमारी ये जो ड्रग है ये प्लाज्मा में भी है, क्योंकि प्लाज्मा 4 लीटर है ना, तो यहाँ पे 14 है, 4 लीटर से ज़्यादा आया है। तो इसका मतलब ये हमारी जो ड्रग है वो कहाँ पे भी गई है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी आई है। तो ये इसका ये मतलब है ये जो ड्रग है वो अब एंडोथेलियल स्लिट जंक्शंस को क्रॉस कर सकती है। अब इसका इतना साइज़ है कि ये ब्लड कैपिलरीज को क्रॉस कर सकती है, ये एंडोथेलियल सेल्स को भी क्रॉस कर सकती है क्योंकि अगर लिपोफिलिक ड्रग है तो, और ये स्लिट जंक्शंस को भी क्रॉस कर सकती है। अब इसका साइज़ जो है वो सही है। और ये कहाँ पे आई है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, टिश्यू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आई है, टिश्यूज़ में नहीं आई। क्योंकि ये ड्रग अब साइज़ तो इसका सही है, साइज इसका कम है, इसने एंडोथेलियल स्लिट जंक्शंस को क्रॉस कर लिए, यहाँ पे आ गए। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो ड्रग है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक ड्रग है। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग इस लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। जब इस लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती तो ये ड्रग जो है जस्ट यहाँ पे होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होगी, यहाँ पे नहीं होगी। तभी इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 14 लीटर है। तो इस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो कहाँ कहाँ पे गई है। अब अगर टोटल बॉडी वाटर में हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना आए, 14 लीटर से ज़्यादा आए, 42 लीटर आए, 42 लीटर आए, तो इसका ये मतलब है कि 4 लीटर तो प्लाज्मा है, 10 लीटर हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, रह गया बाकी जो है, तो बाकी कहाँ गया। इसका मतलब ये है कि ये तो इतना फ्लूइड है, ये जो बाकी जो ड्रग है वो कहाँ गया हुआ है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी आया है, प्लाज्मा में भी है ये ड्रग जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी है, ये जो ड्रग है ये टिश्यूज़ के अंदर भी है, तभी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 42 लीटर हमारे पास आया है। तो ये कौन सी ड्रग होगी, ये वो ड्रग होगी जो यहाँ से एंडोथेलियल स्लिट जंक्शंस को भी क्रॉस कर सकती है, साइज़ छोटा है, जो यहाँ पे आया है और यहाँ से अंदर आया। इसका ये मतलब है कि ये क्या है, लिपोफिलिक ड्रग भी है, तब इसने सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस किया है। तो ये कौन सी ड्रग हो सकती है, ये तो इसकी एग्जांपल है वो इथानॉल जो है वो इन सब बैरियर्स को क्रॉस कर सकती है। यहाँ पे जो प्लाज्मा कंपार्टमेंट में जस्ट रहती है वो हेपरिन है, और जो प्लाज्मा और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड दोनों में आती है, जो हाइड्रोफिलिक ड्रग थी यहाँ से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में नहीं आ सकती थी, उसकी एग्जांपल है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अब हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, उसी फार्मूला से, जैसे हम लोग उसी फार्मूला से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द ड्रग एडमिनिस्टर्ड इन बॉडी डिवाइडेड बाय द desired drug plasma level. The drug administered in body divided by the amount of drug in desired plasma level. अब हम लोगों ने जो ड्रग एडमिनिस्टर की है ओरल या पेरेंटल वे से, वो समझे, वो एग्जांपल के तौर पे वो 100 मिलीग्राम थी। तो और जब हम लोगों ने प्लाज्मा लेवल चेक किया वो कितना हमें मिला, 10 मिलीग्राम या फिर 20 मिलीग्राम। तो 20 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 5 लीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो ड्रग है ये कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में है। 5 लीटर है ना, क्योंकि हमारा प्लाज्मा 4 लीटर है, 5 लीटर है, मतलब थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी गया हुआ है। अब अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम फाइंड करें, हम लोगों ने ड्रग जो इंजेक्ट की वो 100 मिलीग्राम है और प्लाज्मा में हमें मिली है 10 मिलीग्राम। तो इसका मतलब, और वैल्यू क्या आएगी, 10 लीटर। तो इसका क्या मतलब है, हमारी अब जो ड्रग है वो प्लाज्मा में भी गई है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी गई है, सेल्स के अंदर नहीं गई। अब अगर हमें हो सकता है हमें अगर मिले यहाँ पे प्लाज्मा में 5 मिलीग्राम ड्रग, हम लोगों ने इंजेक्ट की थी 100 मिलीग्राम, तो 5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 20 लीटर। तो अब इसका क्या मतलब है, 4 लीटर प्लाज्मा में भी गई है, 10 लीटर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी गई है, और साथ में कुछ अमाउंट जो है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी गई है, तभी ये ड्रग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अभी क्या है, ज़्यादा है।
तो जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसका ये मतलब है कि हमारी जो ड्रग है वो अंदर अंदर बॉडी में गई हुई है, वो सेल्स के अंदर तक गई है, सेल के अंदर वाले फ्लूइड तक गई है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग ड्रग की उसका पता लगा सकते हैं कि ड्रग की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हुई है, वो जस्ट प्लाज्मा में ही है, वो जस्ट टिश्यूज़ में ही है, या जस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी में ही है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ायदा ये है कि हम लोग इससे ड्रग की हाफ़ लाइफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है, तो ड्रग की हाफ़ लाइफ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो ड्रग है वॉल्यूम ऑफ जितना ये सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर जाएगी, तो ज़ाहिर है ये यहाँ से वापस निकलने में भी तो इसमें टाइम लगेगा ना। सेल्स टिश्यूज़ के अंदर ये गई है, वापस ये ब्लड स्ट्रीम में जब आती है, उसके बाद जो है जाके मेटाबोलाइज होती है लिवर में, उसके बाद जब एक्सक्रीट होती है, तो इसमें तो टाइम लगता है। जितना ये ड्रग अगर जस्ट प्लाज्मा में है ये ड्रग ना, तो ये तो ईज़िली बस ब्लड में है तो लिवर के पास जाएगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी। अगर ये टिश्यूज़ में यहाँ से निकलना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आना, देन ये यहाँ पे ब्लड में आना और फिर लिवर के पास जाना, तो इसमें टाइम लगता है। तो इन ड्रग्स का हाफ लाइफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ से हम लोग डोज को भी डिटरमाइन करते हैं। जिस ड्रग की हाफ लाइफ ज़्यादा है उसकी हम लोग फिर कम डोज देते हैं। जिस ड्रग की हाफ लाइफ कम है, जो जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज होकर बॉडी से एक्सक्रीट होती है, तो फिर हम लोग उसकी डोज को क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, ताकि बॉडी में उस ड्रग का प्लाज्मा लेवल मेंटेन रहे थेराप्यूटिक उसके लिए, थेराप्यूटिक नीड के लिए। अगर हाफ लाइफ इसकी क्या है, ज़्यादा है, तो मतलब बॉडी में जाके अंदर सेल्स में, टिश्यूज़ में है ना, काम कर रही है, तो जल्दी रिमूव भी नहीं हो रही, तो तब हम लोग क्या करेंगे, ड्रग की डोज को कम करेंगे और इसकी फ्रिक्वेंसी को भी कम करेंगे, क्योंकि ड्रग जो है वो ज़्यादा टाइम तक अंदर रह रही है और काम कर रही है। तो ज़्यादा इसलिए डोज को ज़्यादा भी नहीं करेंगे और फ्रिक्वेंसी को भी ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर जो है वो ड्रग एक्यूमुलेट होकर टॉक्सिसिटी भी काज कर सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसके अलावा किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बंदे के एज पे डिपेंड करती है। जो ओल्ड पीपल हैं उनके स्केलेटल मसल्स जो हैं वो थोड़े कम होते हैं ना, वो ज़रा वीक हो जाते हैं, बॉडी मसल्स वगैरह वीक हो जाते हैं, स्केलेटल मसल का मास कम हो जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर ओल्डर एज में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाता है, तो इन लोगों में डोज की फ्रिक्वेंसी को रिपीट करना होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओबीस पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडीज़ में एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ होते हैं, हर एडिपोज टिश्यूज़, तो हर एक सेल में ये जाएगा, ये जो ड्रग है अगर ये लिपोफिलिक है तो ये सेल्स के अंदर जाएगा, तो ये वापस आने में इसका टाइम लगेगा ना, कि ब्लड में फिर आएगा और फिर लिवर से ये एक्सक्रीट होगा। तो इनमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा ये ड्रग जाकर अंदर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो इन ओबीस पेशेंट में ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और तो अंदर ज़्यादा जाएगी और ज़्यादा अपना इफेक्ट जो है वो शो करेगी एज़ कम्पेयर टू जो वीक पेशेंट्स होते हैं, उनमें सेल्स जस्ट थोड़े, मतलब इतने सेल्स नहीं होते ये एडिपोज टिश्यू, तो इनमें ज़्यादा सेल्स नहीं होते, ज़्यादा ड्रग जो है वो ज़्यादा अंदर सेल्स में जाएगी भी नहीं, और ज़्यादा जो है वो इधर ही फ्लूइड्स वगैरह में रहेगी और जल्दी मेटाबोलाइज होकर लिवर से निकल जाएगी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उन पेशेंट्स में भी ज़्यादा होती है जिनमें एडिमा होता है, क्योंकि इनमें बॉडी फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा ड्रग जो है बॉडी फ्लूइड में रहेगी। एसाइटिस हो जिन लोगों को प्लूरल एफिजन हो, एडिमा में अंदर सेल्स में अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ना, ये जो टिश्यूज़ हैं ना, इनके दरमियान जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पे फ्लूइड की एक्युमुलेशन ज़्यादा होती है, सेल्स के अंदर भी पानी जमा होता है, तो यहाँ पे फ्लूइड में अब ड्रग जो है वो ज़्यादा होगी और ज़्यादा टाइम तक रहेगी, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इन पेशेंट्स में भी, एडिमा वाले पेशेंट्स में भी क्या होगी, ज़्यादा होगी।